हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीमेट फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में क्लास 8 का जो है मैं ऑलरेडी 8 चैप्टर 8 तक मैं करा चुका था और इसमें 9 चैप्टर होने वाला है। जो कि चैप्टर का नाम है वो है हमारा जंतुओं में जनन, जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट नीचे दिए गए हैं, गलत समुच्चय वाले सेट को चुनिए। तो इसमें से बताना होगा आपको कि आंसर कौन सा होगा। तो शुक्राणु वृषण, शुक्राणु वाहिनी शिशन, या रजस्राव, या अंडा, या अंडावाहिनी, या गर्भाशय, या शुक्राणु अंडवाहिनी, या अंडा, या गर्भाशय। तो जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों को कुछ सेट ऐसे चुनना है जो कि गलत समुच्चय वाले सेट को, मतलब कि इसमें से चुनना है हमें। तो जो है आंसर हमारा होगा निगेटिव लाना है। तो ये हमारा शुक्राणु जो है हमारा, और वृषण है शुक्राणु वाहिनी शिशन, ये हमारा सही है। स्पर्म टेटिस और स्पर्म डक्ट और पेनिस, ये हमारा सही है। रजस्राव अंडा अंडवाहिनी गर्भाशय, जो कि मेंस्ट्रुएशन एग्स, ओविडक्ट यूटेरस, ये भी हमारा सही है। शुक्राणु अंडवाहिनी अंडा गर्भाशय। तो इसमें जो है फ्रेंड्स हमारा ये हमारा सी जो है ये गलत हो जाएगा। शुक्राणु जो है सी जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। और डी जो है हमारा अंडोत्सर्ग अंडा अंडवाहिनी गर्भाशय, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका जो है हमारा क्रम जो है शब्दों का सेट जो है शुक्राणु अंडवाहिनी अंडा और गर्भाशय, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा फर्स्ट का, जो कि शुक्राणु जो है हमारा, शुक्राणु जो है वो वृषण अंडकोश में बनते हैं, न कि अंडवाहिनी में, इसलिए हमारा ये सी जो है गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है। तो इसका जो होता है वो गर्भाशय में होता है। हमारा मानव में निषेचित अंडे का परिवर्तन कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है और इसका कारण चुनिए। तो बताना है मानव, गाय, कुत्ता जो है इसमें आंतरिक निषेचन होते हैं, या अंड प्रजक है, या सजीव प्रजक है, और इसमें बाह्य निषेचन भी होता है। तो ए बी सी डी जो है इसका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा हमारा बी ही हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। यह अंड प्रजक है, जो कि मुर्गी। तो इसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो ये हमारा, ये भी हमारा ये गलत हो जाएगा। ये अंड प्रजक है, यह सजीव प्रजक है, और इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बेमेल इसमें से बताना है, यह अंड प्रजक है, जो कि एक यहाँ पे इसमें बेमेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मानव, गाय तथा कुत्ता जो है प्रजनन निषेचन के माध्यम से करते हैं, जबकि मुर्गी में प्रजनन अंडे के माध्यम से होता है। तो मुर्गी अंड प्रजक प्राणी है, जो कि आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सब ये जितने हैं सब गलत हो जाएंगे। आंतरिक निषेचन होता है, यह सजीव प्रजक है, इसमें बाह्य निषेचन होते हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे। और ये जो हमारा जो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण चुनिए। तो प्राणी छोटे आकार के होते हैं और बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करना चाहते हैं। बी है हमारा, पानी में भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। और सी है हमारे, निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं। और डी है हमारा, जल बड़ी संख्या में युग्मक बनने को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का। तो 4 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सॉरी फ्रेंड्स, डी नहीं होगा, 4 का हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, ये हमारा जो है करेक्ट इसका आंसर होगा। जो कि यहाँ पे है कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण चुनिए। तो निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, तो ये हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है, जो कि हाइड्रा में, पैरासीमियम में, या अमीबा या जीवाणु में। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा बाह्य निषेचन होता है, या निषेचन वृषणों में होता है, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है, या निषेचन स्त्री के भीतर होता है।
तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, जो कि निषेचन स्त्री के भीतर होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है वह जो है वो क्या है, तो वह जो है वो है भ्रूण है, जो कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। एम्ब्रियो इसको बोलते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण का। तो मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होते हैं उसे बोलते हैं हम भ्रूण बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है कहलाते हैं, तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंडप्रजक कहलाते हैं, जिनमें जलीय जंतु जिसमें निषेचन पानी में होता है और जिनमें निषेचन बाह्य होता है। तो फ्रेंड्स, जिसमें जो अंडप्रजक प्रजाति होते हैं उनमें हमारा बाह्य निषेचन होता है, न कि हमारा अंतर निषेचन होता है। तो इसलिए आंसर हमारा बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह क्या है, तो वह जो है युग्मनज है, जो कि जाइगोट उसको हम बोलते हैं। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है युग्मनज। अगला है हमारा, मानव में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम होता है बताना है, तो हमारा ए जो होगा करेक्ट होगा, जो कि युग्मक निर्माण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, युग्मनज होता है, उसके बाद से भ्रूण लास्ट में। तो हमारा क्या होगा सबसे पहले, तो गेमेट फॉर्मेशन, उसके बाद से हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद से जाइगोट होता है, उसके बाद से हमारा एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है उसको भ्रूण बोलते हैं। तो ये लास्ट हमारा होता है जो कि भ्रूण होता है। पहले युग्मक का निर्माण होगा, हमारा गेमेट हमारा फॉर्मेटेशन होगा, उसके बाद से हमारा निषेचन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, उसके बाद से ये जाइगोट बनेगा, युग्मनज होगा, उसके बाद से हमारा भ्रूण बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं फ्रेंड्स इसका डिस्कशन कर लेने, इसलिए कि इसमें हमारा 10 क्वेश्चन थे और इसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होते हैं सभी के जितने भी ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं सभी का ऑप्शन का उसमें सॉल्यूशन रहता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा है शुक्राणु वृषण अंडकोश में बनते हैं, तो ये सही है। गर्भावस्था के दौरान बच्चों का विकास एक विशेष थैलेनुमा संरचना में होता है जिसे एमनियो भ्रूणवारण कहा जाता है। उसके बाद से हमारा है मासिक धर्म के दौरान अनिषेचित अंडा निकल जाता है। गर्भाशय की नलियों को डिंबवाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्यों में शुक्राणु को डिंबवाहिनी में छोड़ा जाता है जो अंडे के साथ निषेचित होकर युग्मनज बनाता है। अगला है कि अंडवाहिनी यह पतली कंडलित पेशीय नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। अगला है हमारा ओवुलेशन के दौरान अंडा अंडाशय से बाहर निकलकर फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है जहां पुरुष स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। अगला है हमारा जो है कि मानव में गर्भाशय वह अंग है जहां निषेचित अंडे का परिवर्धन विकास होता है। मानव में गर्भाशय वह अंग है जहां निषेचित अंडे का परिवर्धन विकास होता है और अंडाशय और वृषण क्रमशः डिंब और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो अंडाशय किसका, तो वृषण और डिंब का, अंडाशय और वृषण, अंडाशय जो है डिंब का और वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, फैलोपियन ट्यूब जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है वह स्थान है जहां निषेचन होता है, उसे डिंबवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, उसे डिंबवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला है कि हमारा मानव शरीर में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है हमारा निषेचन को शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। निषेचित अंडा अर्थात जाइगोट विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, वह कोशिका विभाजन से बढ़ता है और एक भ्रूण विकसित करता है। अगला है हमारा कि
मानव, गाय तथा कुत्तों में प्रजनन निषेचन के माध्यम से होता है, जबकि मुर्गी में प्रजनन अंडे के माध्यम से होता है। मुर्गी अंडप्रजक प्राणी है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा हमारा है मनुष्य एवं जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्तों में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जो होता है वह जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडाणु को पानी में ही निषेचित करता है। और आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। निषेचन मादा शरीर के अंदर यौन प्रजनन के दौरान एक शुक्राणु के साथ एक अंड कोशिका का विलय होता है। यह आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो एक अंडाशय को गर्भाशय में जोड़ता है। अगला हमारा हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है। हाइड्रा जो कि पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है। इसमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होता है तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और नए जीव इसमें विकसित होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, वह एक कोशिकीय जीव है। और ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अगला हमारा मानव में निषेचन स्त्री के भीतर होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। मानव, कुत्ता, मुर्गी, गाय इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद से पुरुष के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। अगला हमारा मानव में निषेचन के बाद जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है उसे भ्रूण कहा जाता है। अगला है मनुष्य में शुक्राणु को डिंबवाहिनी में छोड़ा जाता है, जो अंडे के साथ निषेचित होकर युग्मनज बनाता है। वह जो है शुक्राणु आमतौर पर विट्सन द्वारा जारी किए जाते हैं। अंडे अंडाशय में विकसित होते हैं। तो शुक्राणु आमतौर पर विट्सन द्वारा जारी किए जाते हैं और अंडे जो है वह अंडाशय में विकसित होते हैं। मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है और मासिक धर्म के दौरान अनिषेचित अंडा निकल जाता है। गर्भाशय की नलियों को डिंबवाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। निषेचित अंडा जो है भ्रूण में विकसित होता है। अगला हमारा जलीय जंतुओं में पानी में निषेचन होता है। वे अपने युग्मक शुक्राणु और अंडाणु को पानी में छोड़ते हैं, जो एक युग्मक बनाने के लिए एक फ्यूज होता है। अगला है हमारा चूंकि निषेचन शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन के रूप में जाना जाता है और ऐसे जानवरों को अंडप्रजक के रूप में जाना जाता है। अगला है हमारा निषेचन के बाद कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। पुरुष के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला हमारा मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु वृषण द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है हमारा मानव में जनन का क्रम निम्नलिखित है। कैसे? तो युग्मनज निर्माण, उसके बाद से निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। तो पहले युग्मनज का निर्माण होगा, उसके बाद से निषेचन होता है, उसके बाद से युग्मनज बनता है जाइगोट, उसके बाद से हमारा भ्रूण बनता है। तो ये हमारा जनन का क्रम है। अगला है हमारा सबसे पहले पुरुष का शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु के मिलने से युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके बाद युग्मनज बनता है। उसके बाद से फिर एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। चलते हैं अगले फ्रेंड्स। तो ये हमारा 10 का जो है ये खत्म हो गया इस चैप्टर का। चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा है किशोरावस्था की ओर, जिसमें रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो चलते हैं हम 10 चैप्टर का। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है तो गलत है, क्योंकि बच्चा केवल माँ से ही गुणसूत्र प्राप्त करता है। माँ के शरीर के भीतर बढ़ता पनपता है, या बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। तो ये हमारा करेक्ट होगा, जो कि 1 का सी आंसर हमारा होगा। अगला है
एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो साझे भोजन करने से, रुधिर आदान से या साझे कंधे के प्रयोग से या मच्छर काटने से। तो रुधिर आदान से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसके कारण एड्स जो है ये हो सकता है। गर्भधारण करने से लेकर भ्रूण के परिवर्तन की घटनाएं नीचे दी गई है, जो कि देखना है आपका। अंडे का निषेचन, अंडे का परिपक्वन, अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना, भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई भित्ति में अंतः स्थापित होना। तो थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, डी में हमारा डी यहाँ पे है, जो कि हमारा 2, 3, 1 और 4 हो जाएंगे। पहले क्या होंगे? हमारे 2 होंगे, उसके बाद से 3 होगा, उसके बाद से 4 होगा, 1 4 होगा, 2 3 1 4 होगा हमारा। तो पहले फर्स्ट में 2, उसके बाद से 2 3 1 4 हो जाएगा हमारा। तो 2 हमारा हो जाएगा, और उसके बाद से 3 हो जाएगा, और हमारा 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले अंडे का परिपक्वन होना, उसके बाद से हमारा अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना, उसके बाद से अंडे का निषेचन होना, उसके बाद से भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई भित्ति में अंतः स्थापित होना। तो ये हमारा, इसको देख लीजिएगा फिर से। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा अंडे का परिपक्वन होना, उसके बाद से अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना, उसके बाद से हमारा अंडे का निषेचन हो रहा, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद से भ्रूण का गर्भाशय होना। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेड पोलो के कार्यान्तरण के लिए कौन सा तत्व जो है पानी में उपलब्ध होना चाहिए? तो हमारा आंसर हमारा होगा डी होगा, जो कि आयोडीन होगा। अगला प्रश्न है, यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है? तो सौर तंत्र यंत्र का विकसित होना, या कद की वृद्धि होना, शुक्राणु का बनना, अधिक पसीना आना। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। ई नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, जो कि कद की वृद्धि होना, जो कि इंक्रीज इन हाइट, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाले परिवर्तन कौन सा है? तो कद की वृद्धि होना, 5 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या गुणसूत्र। तो आंसर हमारा हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि क्रोमोसोम हो जाएगा इसके लिए। तो 6 का आंसर हमारा डी है। चलते हैं फ्रेंड डिस्कशन करने। मेरा 6 इस चैप्टर में 6 ही क्वेश्चन था। माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है, यह गलत है, क्योंकि बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। मनुष्यों में सेक्स गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। पुरुषों के कोशिकाओं में एक्स और एक वाई प्रकार का सेक्स गुणसूत्र होता है। महिलाओं के कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। महिला में द्विगुणित जो है प्रजनन में कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेक्स गुणसूत्र या एलोसोम में से 2 अलग हो जाते हैं और प्रत्येक अगुणित युग्मक में चले जाते हैं। अगला है, जब एक शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है तो एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है और बाद में बच्चे का निर्माण करता है। अगला है, एड्स हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं हम। यह जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV नामक विषाणु से होने वाला एक घातक रोग है। एड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को तोड़ देता है, जिससे व्यक्ति को कई जानलेवा संक्रमणों, तंत्रिका संबंधी विकारों और विकृतियों का सामना करना पड़ता है। यौन संचरण, यह संचरण का सामान्य तरीका है। रक्त के माध्यम से संचरण, रक्ताधान, अनिष्टिकीटित सुई उपकरण का उपयोग करना। प्रसवकालीन संचरण, जन्म से पहले या जन्म के दौरान भ्रूण में मां द्वारा संचरण। रोग की भयावहता, 1981 में यूएसए में एड्स की सूचना मिली सबसे पहले। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में आया था, 5 साल के बाद ही आया, और तमिलनाडु में सामने आया था सबसे पहले। वजन में कमी, शरीर के वजन का 10%, 1 महीने से अधिक समय तक पुराना दोस्त, मुख्य लक्षण हैं ये। 1 महीने से अधिक समय तक बुखार। छोटे लक्षण जैसे में 1 महीने से अधिक समय तक लगातार खांसी, सामान्यीकृत खुजली, उसके बाद से आवर्ती दाद, उसके बाद से ओरोफरेंजियल कैडियोसिस, मुंह में छाले। उसके बाद से अगला है हमारा, निषेचन की अवधारणा में नर शुक्राणु और मादा अंडे का संलयन शामिल होना।
प्राकृतिक गर्भाधान के दौरान पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर मादा अंडे के साथ में फ्यूजन होता है। कुछ मामलों में गर्भाधान 3 मिनट के भीतर हो सकता है, अन्यथा 5 दिन लगते हैं। अंडा या तो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अपनी यात्रा पर शुक्राणु से मिल जाएगा और निषेचन होगा। यह गर्भाशय में अनिषेचित पहुंच जाएगा और शरीर में वापस अवशोषित हो जाएगा। गर्भाशय की भित्ति गर्भ के रूप में भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरण प्रदान करती है। 4 है हमारा, जो कि टैडपोल जो है, टैडपोल उभयचरों के शिशु हैं। जिस प्रक्रिया में टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है उसे कायांतरण कहा जाता है। जैसे टैडपोल की थायराइड ग्रंथि में मौजूद थायरोक्सिन हार्मोन कायांतरण की प्रक्रिया शुरू करता है और थायरोक्सिन हार्मोन केवल आयोडीन की उपस्थिति में थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन की उपस्थिति में ही थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। 5 है, जो कि यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन जो है कद की वृद्धि होती है, ये होता है। व्यक्ति की लंबाई आनुवांशिक जीन पर निर्भर करती है और कुछ अन्य परिवर्तन भी यौनारंभ के दौरान देखे जाते हैं, जो कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, आवाज का भारी होना, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। 6 जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाले 2 गुणसूत्र X तथा Y गुणसूत्र की भूमिका होती है। पुरुषों में गुणसूत्र XY होते हैं, महिलाओं में गुणसूत्र XX होता है। अगला हमारा Y गुणसूत्र के अध्ययन से किसी भी पुरुष के पितृवंश समूह का पता लगाया जा सकता है और मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मुख्य कार्य जो है जीन का वहन करना होता है। अगला चैप्टर हमारा बल जो है, बल फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा जो है बल है। चित्र में 2 लड़के ए तथा बी आपको दिख ही रहे हैं, बी ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखलाई गए हैं और यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण जो बी की अपेक्षा अधिक होगा, या हमारा ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी की अपेक्षा कम होगा, या ब्लॉक पर लगने वाला कुल नेट बल ए की ओर होगा, या ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण जो है बी के बराबर होगा। तो ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण जो है बी की अपेक्षा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ए द्वारा लगाए गए बल जो है बी के अपेक्षा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सीधा लगा रहा है, ये जो है कर्नर पे फोर्स कर रहा है, तो इसलिए जो है ए द्वारा ज़्यादा हमारा बल लगेगा बी की अपेक्षा में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूर्ण किया जाता है तो हथौड़ा घंटी टकराता है और हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है, इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इस पे, देखते हैं ऑप्शन पे, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल। तो इसका आंसर हमारा होगा चुंबकीय बल, जो कि ये करेक्ट होगा। तो चुंबकीय बल ही इस पे कार्यरत करता है, इसमें जो कि हथौड़ी गति है वो इसमें आके टकराएगा। ये जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये इस पे टकरा रहा है, तो ये चुंबकीय हमारा बल होगा। मैग्नेटिक फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है कौन सा? तो हमारा है गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा होगा हमारा? 3 का बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है, जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है हमारा, इसमें सबसे हमारा कौन होगा सबसे करेक्ट आंसर, कथन सही बताना है इसमें से। तो चलिए देखते हैं। ए पर दाब जो है बी से अधिक है, बी पर दाब जो है सी से अधिक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए हमारा है, उसके बाद से हमारा बी है, उसके बाद से हमारा सी है। तो हमारा सबसे दाब सबसे ज़्यादा किस पे होगा? सबसे ज़्यादा सी पे होगा, उसके बाद से बी पे होगा, सबसे कम ए पे होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा दाब जो है सी पे होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा जो कि करेक्ट होगा?
तो 4 का जो हो जाएगा हमारा डी होगा, जो कि करेक्ट होगा। ए पर दाब जो है बी से अधिक है, और बी पर दाब जो है सी पर दाब है अधिक, मतलब ए से ज़्यादा बी पे है, बी से ज़्यादा सी पे है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने बताया है सी पे सबसे अधिक है और बी से अधिक सी पे है, और ए से ज़्यादा बी पे है, तो डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यह प्रतिकर्षण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो केवल घर्षण बल, केवल स्थिर वैद्युत बल द्वारा, केवल चुंबकीय बल द्वारा, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ये हमारा डी जो होगा करेक्ट होगा। निम्नलिखित बलों में कौन सा बल जो है संपर्क बल है? 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। तो निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो घर्षण बल जो है हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी होगा। ये फ्रेंड्स हमारा पानी का एक टैंक है ये वाला, तो ए बी सी डी। तो पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए गए ए बी सी डी बिंदुओं पर 4 टोटियाँ लगी हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक और यहाँ पे। तो ये बताना है कि किन टोटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रवाहित होगी। तो देखना है कि बराबर में कैसे होगी ये वाला। तो हमारा आंसर जो होगा, पहले तो हम देखेंगे जितना हमारा बी जो है, जितना बी से निकलेगा उतना ही हमारा क्या होगा? सी से निकलेगा। दोनों ये बराबर हैं, तो इसलिए बराबर 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 पानी हमारा निकलेगा। जितने गति से बी से निकलेगा उतना ही गति से हमारा सी से निकलेगा, और ए से सबसे कम निकलेगा, हमारा डी से सबसे ज़्यादा पानी निकलेगा। सबसे कम फोर्स में हमारा ए से निकलेगा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि बी और सी जो है बराबर फोर्स से पानी निकलेंगे। अगला है, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी मेज पर एक ही ईंट को 3 भिन्न भिन्न प्रकार से रखा गया है, और ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब जो है कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? ये वाला, ये कि ये? तो स्थिर ए में अधिकतम होगा, बी में अधिकतम होगा, सी में अधिकतम होगा, या सभी स्थितियों में समान होगा? तो इसमें से बताना है हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट का ए होगा, जो कि हमारा स्थिति ए में अधिक होगा, अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये सबसे कम एरिया ले रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा दाब होगा। ये हमारा, इससे थोड़ा सा ये हमारा ज़्यादा एरिया ले रहा है, तो हमारा इस थोड़ा सा ये कम होगा। तो ए से हमारा सबसे ज़्यादा, बी हमारा उससे थोड़ा सा कम, और सी हमारा सबसे कम। तो देखिए सी में जो है सबसे ज़्यादा हमारा ये एरिया ले रहा है, तो एरिया अगर ज़्यादा होगा, अब तो पढ़े हैं फ्रेंड्स, एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा जो है बल क्या होगा? कम होगा, और एरिया हमारा कम होगा तो बल हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये मोर होगा, ये लेस होगा, तो याद रखिएगा। तो इसलिए एरिया इसका सबसे कम है, तो इसलिए बल इस पे ज़्यादा लगेगा, तो ए स्थिति ए में अधिकतम होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा घर्षण, जो कि फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा 12 है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखे, तो घर्षण बल जो है वो कैसे होगा? तो केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हों, या केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हों, या केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हों, या इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं। तो 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। डी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा हमारा। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं जो हैं ठोस, द्रव या गैस हैं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल जो है इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे, अगला देखिए फ्रेंड्स, फिगर में दिया हुआ है कि एक लड़का जो है इसको हाथ बल लगा रहा है, और चित्र में एक लड़के किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखलाई गया है। तो संदूक पर घर्षण बल जो है कार्य करेगा कौन से? तो दाहिनी ओर से बाईं ओर, या बाईं से दाहिनी, या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या ऊर्ध्वाधर तो नीचे ऊपर की ओर। तो ये हमारा जो है ये काम जो है करेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है ये जो
सॉरी फ्रेंड्स, ये फिगर जो है हमारा, ये दाहिनी से बाईं ओर जो है ये धकेलते हुए दिखलाया गया है। तो इसका बाईं से दाहिनी ओर जो है हमारा क्या होगा, संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। बाईं से दाहिनी, बस इसी को उलट दीजिए फ्रेंड्स, तो बाईं से दाईं जो है इस पे हमारा फोर्स जो है काम करेगा। तो आंसर हमारा बी होगा जो कि करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? तो थ्री का आंसर हमारा ए हो जाएगा जो कि पत्थर की। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, स्टोन होता है, स्टोन पे ही हम घिस कर किसी तेज करने के लिए किसी चाकू को, या हम कोई भी हमारे आयरन के कोई भी जो होते हैं चाकू हो या हमारा कोई भी सामान हो, उसको हम तेज अगर करना चाहते हैं, नुकीले करना चाहते हैं, तो पत्थर पे आसानी से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई एक खिलौना कार सबसे अधिक दूर चलेगी? मिट्टी की कच्ची सतह पर, या पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, या सीमेंट की पक्की सतह पर, या ईंटों की सतह पर? तो फोर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर का आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर जो है सबसे ज़्यादा खिलौना कार अधिक दूर चलेगी। तो फोर का आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इस पर कम होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कार चलेगी। तो फोर का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण जो है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो फाइव का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइव का आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि घर्षण जो है कम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत बताना है। तो मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, या पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है? तो सिक्स का आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। तो इसमें गलत बता रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये गलत है। और ये हमारा सही है कि चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर बल लगना, या पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगना, या मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगना, तो ये सभी सही है, लेकिन डी जो है हमारा इनकरेक्ट आंसर है। अगला है हमारा प्रश्न जो है, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है और रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह क्या करेगा? तो इसके लिए वह जो है लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, जो कि आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर जो है छिड़क सकता है, तो आंसर हमारा सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए चार रास्ते हैं, और एक रास्ते पे ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पे पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते पे ईंट लगी हुई है, और चौथे रास्ते पे बजड़ी बिछी है। तेज वर्षा हो रही है और पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है, वह रास्ता जिस पर जो है वह कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जो कि बजड़ी हो जाएगा, बिछी है, तो सबसे फिसलन जो है कम होगा किस पे? बजड़ी पे होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड, डिस्कशन कर लेते हैं। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार कराने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है, और इसके विपरीत किसी भी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल जो है उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अगला है, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं से धंस सके। अंतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अगला है घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है यह दो सतहों द्वारा उत्पन्न बल है जो एक दूसरे के खिलाफ संपर्क और फिसलन करते हैं। घर्षण एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष गतिमान होने का प्रतिरोध है।
घर्षण बल बाह्य रूप से लगाए गए बल की दिशा के विरुद्ध कार्य रहा है ताकि वस्तु की गति को प्रभावित किया जा सके। घर्षण बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है: सतह की प्रकृति और वस्तु के द्रव्यमान पे। चाकू के ब्लेड को सतह के खिलाफ रगड़कर तेज करने के लिए पत्थर सबसे उपयुक्त होगा। यह एक अधिक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा और इस प्रकार एक उच्च घर्षण बल जिससे चाकू के ब्लेड को रगड़कर तेज करना आसान हो जाएगा। अगला है वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कांच का गुटका कुछ कठोर होता है लेकिन यह पत्थर से कम कठोर होता है। अगला है लकड़ी का गुटका। लकड़ी का गुटका जो है प्लास्टिक की गुटके की तुलना में लकड़ी के गुटके को कठोर माना जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर या पत्थर की गुटके की तुलना में यह बहुत कठोर सामग्री नहीं है। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। अगला है हमारा आमतौर पर टॉय कार में एक समान सरल रेखीय गति होती है जिसमें कार शून्य त्वरण के साथ एक समान गति से यात्रा करती है। इसके अलावा कार का घर्षण जो है बल और वजन भी कार पर कार्य करता है। अगला है घर्षण जितना अधिक होगा खिलौना कार उतनी ही कम दूरी तय करेगी। अगला है स्नेहक। यह एक इंजन या घटक की चिकनाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है जैसे तेल या ग्रीस। स्नेहक 4 प्रकार के होते हैं: तेल, ग्रीस, तीक्ष्ण स्नेहक और शुष्क स्नेहक। घर्षण को केवल स्नेहक तेलों के उपयोग से कम किया जा सकता है और उत्पन्न ऊष्मा को कम करने और स्थानांतरित करने में भी मदद करता है, इसलिए दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाने के बाद घर्षण कम हो जाएगा। मुख्य रूप से 4 प्रकार के घर्षण होते हैं: स्थैतिक, हमारा लोटनिक, सर्पी, सीमांत। तेल, ग्रीस आदि जैसे उचित स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अगला है हमारा फर्श और गेंद के बीच घर्षण बल पैदा होता है जो गति का विरोध करता है, जिसके कारण लुढ़कती गेंद थोड़ी दूरी जाकर स्वयं रुक जाती है। अगला है जब आदमी स्थिर नाव पर किनारे की ओर चलना शुरू करता है तो उसका पैर जो है नाव को पीछे की ओर धकेलता है और परिणाम स्वरूप नाव आदमी को आगे की दिशा में धकेलती है। अगला है हमारा उसके परिणाम स्वरूप जहां आदमी नाव से जोर लगाने के कारण किनारे की ओर बढ़ता है, नाव आदमी द्वारा बल लगाए जाने के कारण किनारे से दूर जाती है। खुरदरी सतहों की तुलना में चिकनी सतहों में घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए घर्षण बल सतह पर निर्भर करता है कि गति का विरोध करता है। घर्षण की कमी के कारण चिकनी सतह पर चलना कठिन होता है। अगला है टेलकम लगाने से घर्षण बल कम हो जाएगा जिससे गेंद की लंबी दूरी तय करेगी। घर्षण बल के कारण जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है। घर्षण बल गेंद की गति के विपरीत कार्य करता है। पॉलिश किया हुआ संगमरमर असाधारण रूप में चिकना होता है जो इसे उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में फर्श के लिए आदर्श विकल्प से कम बनाता है, विशेष रूप से प्रवेश मार्ग और बाथरूम जिसमें बहुत अधिक पानी दिखाई दे सकता है क्योंकि यह गीला होने पर बेहद फिसलन भरा हो सकता है। अगला है उसे बजरी सतह पर पथ का उपयोग करना चाहिए क्योंकि केवल इस रास्ते में उसके पास आसानी से चलने के लिए पर्याप्त घर्षण बल होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है यहीं पे हमारा ये चैप्टर का ख़त्म होता है। तो इसके बाद से हमारे 3 चैप्टर और रह गए हैं जो कि हम 6 चैप्टर और रह गए हैं फ्रेंड्स, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसको मैं कल एक क्लास लूँगा और फिर 2 क्लास में हमारे क्लास जो है हमारा क्लास 8 का जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा सेशन कैसा रहा? अगर मेरा सेशन अच्छा रहा तो प्लीज़ ज़रूर दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स।